वेलकम टू लर्न टुगेदर। मेरा नाम है संजना और हम लोग देख रहे हैं मिडाइवल हिस्ट्री को, यानी कि मध्यकालीन भारत के साथ में अब हम लोग चलेंगे। इसके पहले मॉडर्न हिस्ट्री हम लोग देख चुके हैं। मॉडर्न हिस्ट्री के जो भी वीडियोस हैं या फिर मिडाइवल हिस्ट्री के इसके पहले के जो भी वीडियोस हैं, तो उन्हें आप लोग या तो प्लेलिस्ट से देख लेंगे या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से जाकर के आप लोग जरूर देख लेंगे। वीडियो के सभी प्रश्न बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं बीपीएससी टीआरई 2.0 के लिए, और प्रश्न जो हमारे हैं वो इसी के इर्द गिर्द पूछे जाने वाले हैं, तो इसलिए आप लोग वीडियो को देख करके और इससे बहुत ही अच्छे से प्रिपरेशन कर सकते हैं। अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आते हैं हम लोग अपने पहले प्रश्न पर। हमारा जो पहला प्रश्न है ये है, दिल्ली सल्तनत के किस वंश ने सबसे कम समय तक शासन किया? दिल्ली सल्तनत के किस वंश ने सबसे कम समय तक शासन किया? तो सबसे कम समय तक शासन करने वाले कौन थे? तो ये थे खिलजी। कौन थे? खिलजी थे, जिन्होंने सबसे कम समय तक शासन किया। मोहम्मद तुगलक ने दीवाने कोही नामक एक नए विभाग का सृजन किया। इसका मुख्य कार्य था, मोहम्मद तुगलक ने दीवाने कोही नामक एक नए विभाग का सृजन किया। इसका मुख्य कार्य था, तो इसका मुख्य कार्य क्या था? तो इसका मुख्य कार्य था प्रति भूमि को कृषि योग्य बनाना। प्रति भूमि को कृषि योग्य बनाना दीवाने कोही का काम था। दीवाने कोही नामक पृथक कृषि विभाग की स्थापना दिल्ली के किस सुल्तान ने की थी? क्या चीज? दीवान ए कोही नामक पृथक कृषि विभाग की स्थापना दिल्ली के किस सुल्तान ने की थी? तो ये सुल्तान थे मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक ने कृषि के विकास के लिए एक नए विभाग का आरंभ किया था? मोहम्मद बिन तुगलक ने कृषि के विकास के लिए किस एक नए विभाग का आरंभ किया था? तो ये जो विभाग था ये था दीवाने कोही। कौन था? दीवाने कोही। मोहम्मद बिन तुगलक के अंतर्गत दीवान ए आमीर कोही किस विभाग की देखभाल करता था? दीवान ए आमीर कोही या फिर दीवान ए कोही विभाग जो था ये किसकी देखरेख करता था? तो ये करता था कृषि की उन्नति की देखरेख। मोहम्मद तुगलक के अंतर्गत दीवान ए कोही का विभाग किस तरह के कार्य की देखरेख करता था? तो दीवान ए कोही करता था कृषि से संबंधित कार्य की देखरेख करता था। दिल्ली के किस सुल्तान ने एक पृथक कृषि विभाग की स्थापना की थी एवं फसल चक्र की योजना बनाई थी? तो पृथक कृषि विभाग और फसल चक्र की योजना मोहम्मद बिन तुगलक ने बनाई थी। मोहम्मद बिन तुगलक के प्रशासन में दीवान ए कोही किस प्रकार का विभाग था? तो दीवान ए कोही जो था ये कृषि विभाग था। निम्नलिखित सुल्तानों में से किसने कृषि के विकास के लिए निर्धन किसानों को तकाबी बांटी, जिसे सोंधर कहते हैं? कृषि के विकास के लिए निर्धन किसाने को तकाबी बांटी, जिसे सोंधर कहा जाता है। तो ये किसने किया था? मोहम्मद बिन तुगलक ने। मोहम्मद बिन तुगलक अपनी राजधानी दिल्ली से ले गया, तो दिल्ली से कहाँ लेकर के गया था अपनी राजधानी को मोहम्मद बिन तुगलक? तो दिल्ली से ये दौलताबाद लेकर गया था। दिल्ली से दौलताबाद राजधानी के स्थानांतरण का आदेश दिया था। तो इसका आदेश जो है ये किसने दिया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक, सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली से दौलताबाद राजधानी के स्थानांतरण का आदेश दिया था। मूर देश का यात्री इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था? मूर देश का यात्री इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था? तो ये मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आया था। इब्न बतूता की भारत यात्रा किस शासक के काल में हुई थी? तो ये मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में इब्न बतूता की भारत यात्रा हुई थी। इब्न बतूता कहाँ का यात्री था? तो इब्न बतूता जो था वो अफ्रीका मोरक्को का यात्री था। मोरक्को का यात्री था ये, मोरक्को अफ्रीका में पड़ता है। तो इब्न बतूता जो था वो अफ्रीका का यात्री था। राजा को अपनी प्रजा से मुक्ति मिली और प्रजा को अपने राजा से, किसके निधन पर बदायूनी ने इस प्रकार की टिप्पणी की थी? तो राजा को अपनी प्रजा से मुक्ति मिल गई और प्रजा को अपनी राजा से मुक्ति मिल गई, ऐसा बदायूनी ने मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु पर कहा था। मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु पर उसने टिप्पणी की थी। इतिहासकार बदायूनी ने किसकी मृत्यु पर कहा था कि सुल्तान को अपनी प्रजा से और प्रजा को सुल्तान से मुक्ति मिल गई? तो सेम वही चीज है, तो इसमें क्या हो जाएगा? मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु पर कहा था। किसने कहा था कि दिल्ली अभी दूर है? ये कथन किसका है कि दिल्ली अभी दूर है? तो ये निजामुद्दीन औलिया ने कहा था। किसने कहा था? निजामुद्दीन औलिया ने कहा था कि दिल्ली अभी दूर है। दिल्ली के किस सूफी संत ने यह प्रसिद्ध कथन संबंधित है, हनुज दिल्ली दूर अस्ता, अभी दिल्ली दूर है? तो ये
दिल्ली के किस सूफी संत से ये कथन जो है ये संबंधित है? तो ये निजामुद्दीन औलिया से संबंधित है। हुनूज दिल्ली दूर अस्त कथन आप किस सूफी संत से संबंध करते हैं? हुनूज दिल्ली दूर अस्त कथन आप किस सूफी संत से संबंध करते हैं? तो ये हो जाएगा क्या? निजामुद्दीन औलिया। कौन सा सुल्तान अपने समकालीन संत निजामुद्दीन औलिया को शत्रु मानता था? अपने समकालीन संत निजामुद्दीन औलिया को कौन सा सुल्तान शत्रु मानता था? तो ये था गयासुद्दीन तुगलक। क्या था? गयासुद्दीन तुगलक था, जो कि निजामुद्दीन औलिया को अपना शत्रु मानता था। दिल्ली अभी दूर है, यह चेतावनी किस सुल्तान को दी गई थी? निजामुद्दीन औलिया ने यह चेतावनी किस सुल्तान को दी थी कि दिल्ली अभी दूर है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? गयासुद्दीन तुगलक को चेतावनी दी थी। निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने निजामुद्दीन औलिया ने भेंट करने से इनकार कर दिया था? निजामुद्दीन औलिया ने भेंट करने से इनकार कर लिया था किस सुल्तान से? तो ये गयासुद्दीन तुगलक था। दिल्ली सल्तनत का सर्वाधिक विद्वान शासक जो खगोल शास्त्र, गणित एवं आयुर्विज्ञान सहित अनेक विद्याओं में माहिर था, तो वो शासक कौन है? तो ये शासक है मोहम्मद बिन तुगलक। कौन है? मोहम्मद बिन तुगलक। निम्नलिखित सुल्तानों में से किसने जीन प्रभु सूरी से आधी रात तक बातचीत की थी? जीन प्रभु सूरी से आधी रात तक बातचीत किसने की थी? तो ये मोहम्मद बिन तुगलक था। मोहम्मद बिन तुगलक। निम्नलिखित सुल्तानों में से किसका जैन विद्वानों से घनिष्ठ संबंध था? जैन विद्वानों से घनिष्ठ संबंध मोहम्मद बिन तुगलक का था। उस जैन संत का क्या नाम था जिसके साथ मोहम्मद बिन तुगलक ने विचार विमर्श किया था? जिसके साथ मोहम्मद बिन तुगलक ने विचार विमर्श किया था, उस जैन संत का क्या नाम था? तो ये नाम था जीन सेन सूरी। क्या नाम था? जीन सेन सूरी। निम्न में से किस राजवंश के अंतर्गत विराजत का चरमोत्कर्ष हुआ? किस राजवंश के अंतर्गत विराजत का चरमोत्कर्ष हुआ था? तो ये हुआ था किस में? तुगलक राजवंश में। किस में हुआ था? तुगलक राजवंश में। किस राजवंश के अंतर्गत विराजत का सर्वाधिक विकास हुआ? तो ये हुआ किस में? तुगलक वंश में। निम्नलिखित में से दिल्ली का कौन पहला सुल्तान था जिसने होली के उत्सव में भाग लिया? होली के उत्सव में भाग लेने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था? तो ये मोहम्मद बिन तुगलक था। मध्यकालीन भारत में किस मुस्लिम शासक ने सर्वप्रथम होली खेली थी? सर्वप्रथम किसने होली खेली थी? कौन सा मध्यकालीन भारत का मुस्लिम शासक था? तो ये मोहम्मद बिन तुगलक था। होली त्योहार के सार्वजनिक उत्सव में भाग लेने वाला प्रथम दिल्ली का सुल्तान कौन था? तो ये सुल्तान था मोहम्मद बिन तुगलक। निम्नलिखित में से किसने सल्तनत काल में डाक व्यवस्था का विस्तृत विवरण दिया था? सल्तनत काल में डाक व्यवस्था का विस्तृत विवरण किसने दिया था? तो इब्न बतूता ने दिया था। भारत में सर्वप्रथम सांकेतिक मुद्रा यानी टोकन करेंसी का प्रचलन किया था। सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किसने किया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने किया था। इनमें से किस सुल्तान ने भारत में सर्वप्रथम सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया था? सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन भारत में सबसे पहले मोहम्मद बिन तुगलक ने किया था। अमीर सादो की नियुक्ति करने वाला प्रथम सुल्तान कौन था? अमीर ए सादो की नियुक्ति करने वाला प्रथम सुल्तान कौन था? तो ये सुल्तान कौन था? मोहम्मद बिन तुगलक था। मोहम्मद बिन तुगलक। निम्नलिखित सुल्तानों में से किसने बहराइच में सैयद सलार मसूद गाजी की दरगाह की यात्रा की थी? किस सुल्तान ने बहराइच में सैयद सलार मसूद गाजी की दरगाह की यात्रा की थी? तो ये कौन था? तो ये था मोहम्मद बिन तुगलक। कौन? मोहम्मद बिन तुगलक। किसने कहा था मेरा साम्राज्य रुग्ण हो गया है और यह किसी भी उपचार से ठीक नहीं होता? वैद्य इस सर दर्द ठीक करता है, यानी कि वैद्य जो है ये सर दर्द ठीक करता है, तो तदुपरांत बुखार हो जाता है। वह बुखार ठीक करने की कोशिश करता है तो कुछ और हो जाता है। तो ये किसने कहा था? कथन क्या है? किसने कहा था कि मेरा साम्राज्य रुग्ण हो गया है और यह किसी उपचार से ठीक नहीं होता। वैद्य सर दर्द की दवाई करता है तो बुखार हो जाता है, और बुखार ठीक करने की कोशिश करता है तो कुछ और हो जाता है। तो ऐसा मोहम्मद बिन तुगलक ने कहा था। मोहम्मद बिन तुगलक ने। वह दिल्ली सुल्तान
जिसके यहाँ चीन के मंगोल सम्राट का एक शिष्टमंडल कुछ बौद्ध मंदिरों को देखने की अनुमति के लिए आया था, वो कौन था? वो कौन था? तो ये था मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक था। मोहम्मद बिन तुगलक के समय किसे चीन का राजदूत नियुक्त किया गया? चीन का राजदूत किसे नियुक्त किया गया? तो इब्न बतूता को चीन का राजदूत नियुक्त किया गया। रतन नाम के हिंदू को किसके शासनकाल में राजस्व अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया? तो ये किया गया था मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में। किसमें? मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में रतन नाम के हिंदू को किसके शासनकाल में राजस्व अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया? तो ये मोहम्मद बिन तुगलक। निम्नलिखित सुल्तानों में से किस एक ने सबसे दीर्घ अवधि तक शासन किया? सबसे दीर्घ अवधि तक शासन करने वाला सुल्तान कौन था? तो ये था मोहम्मद बिन तुगलक। दिल्ली के किस सुल्तान ने अलाई अमीरों को ख्वाजताश या शहदास माना था? दिल्ली के किस सुल्तान ने अलाई अमीरों को ख्वाजताश या शहदास माना था? तो ये कौन था? तो ये था मोहम्मद बिन तुगलक। दिल्ली के किस सुल्तान ने प्रथमतः खलीफा के नाम पर खुतबा नहीं पढ़ा? खलीफा के नाम पर खुतबा नहीं पढ़ने वाला कौन था? तो ये मोहम्मद बिन तुगलक था। किस सुल्तान के शासनकाल में दिल्ली सल्तनत का क्षेत्र सर्वाधिक विस्तृत था? दिल्ली सल्तनत का क्षेत्र किसके शासनकाल में सर्वाधिक विस्तृत था? तो वो था मोहम्मद तुगलक के शासनकाल में, मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में। निम्नलिखित में से कौन सा सुल्तान राजस्व निर्धारण हेतु भूमि मापन से संबंध नहीं है? भूमि मापन से किसका संबंध नहीं है? तो ये गियासुद्दीन तुगलक का संबंध नहीं है। किसका? गियासुद्दीन तुगलक का संबंध इसमें नहीं है। दिल्ली के किस सुल्तान ने यह नियम बनाया कि किसी वर्ष में भू राजस्व में 1/10 या 1/11 से अधिक की वृद्धि नहीं की जाएगी? तो ये किसने बनाया था? तो ये गियासुद्दीन तुगलक ने बनाया था। दिल्ली का वह कौन सा सुल्तान था जिसने भूमि की नाप की आज्ञा निरस्त करके उसके स्थान पर गल्ला बटाई को अपनाया था? दिल्ली का वह कौन सा सुल्तान था जिसने भूमि की नाप की आज्ञा निरस्त करके उसके स्थान पर गल्ला बटाई को अपनाया था? तो ये कौन था? तो ये गियासुद्दीन तुगलक था। किस सुल्तान द्वारा खालिसा क्षेत्र में भूमि की नपाई के स्थान पर बटाई प्रथा को जारी किया गया था? किस सुल्तान द्वारा खालिसा क्षेत्रों में भूमि की नपाई के स्थान पर बटाई प्रथा को जारी किया गया था? तो ये हो जाएगा गियासुद्दीन तुगलक। गाजी मलिक किस वंश का संस्थापक था? तो गाजी मलिक जो है ये तुगलक वंश का संस्थापक था। किस वंश का? तुगलक वंश का। दिल्ली का जो सुल्तान भारत में नहरों के सबसे बड़े जाल का निर्माण करने के लिए प्रसिद्ध था, वह था। नहरों के सबसे बड़े जाल का निर्माण करने वाला कौन सा था? तो ये फिरोज शाह तुगलक था। राज्य के खर्च पर हज की व्यवस्था करने वाला पहला भारतीय शासक। राजकीय खर्च पर हज की व्यवस्था करने वाला पहला भारतीय शासक कौन था? फिरोज शाह तुगलक। निम्नलिखित में से कौन दासों का शौकीन था? तो दासों का शौकीन इसमें से कौन था? तो फिरोज शाह तुगलक जो था ये दासों का शौकीन। निम्नलिखित में से किस सुल्तान के दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे? सबसे अधिक गुलाम किस सुल्तान के दरबार में थे? तो ये थे फिरोज तुगलक के, फिरोज शाह तुगलक के। दिल्ली का सुल्तान जो दान दक्षिणा के बारे में काफ़ी ध्यान रखता था और इसके लिए एक विभाग दीवान खैरात स्थापित किया था, तो वह कौन था? तो ये कौन था? तो ये था फिरोज तुगलक। कौन था? फिरोज तुगलक था। निम्नलिखित में से कौन फिरोज तुगलक द्वारा स्थापित नहीं किया गया था? तो फिरोज तुगलक द्वारा स्थापित नहीं किया गया इसमें से कौन सा था? तो दीवान ए मुस्तखरात जो है ये फिरोज तुगलक द्वारा स्थापित नहीं किया गया था। दीवान बंदगान, दीवान खैरात और दारुल सफा ये फिरोज शाह तुगलक के द्वारा स्थापित किया गया था। इसके आगे हम लोग देखेंगे कि निम्नलिखित में से किस एक दिल्ली के सुल्तान ने रोजगार कार्यालय एक दीवाने खैरात तथा दारुल सफा की स्थापना की थी? ठीक है, एक रोजगार कार्यालय, एक दीवाने खैरात और दारुल सफा की स्थापना की थी। तो ये कौन थे? तो ये थे फिरोज तुगलक। कौन थे? फिरोज शाह तुगलक। फिरोज तुगलक द्वारा स्थापित दारुल सफा क्या था? तो ये एक खैराती अस्पताल था। क्या था ये?
एक खैराती अस्पताल, ए फ्री हॉस्पिटल। तो फिरोज तुगलक द्वारा स्थापित दारुल सफा क्या था? तो ये एक फ्री हॉस्पिटल था। सर्व कर लगाया जाता था। सर्व कर जो है ये किस पर लगाया जाता था? तो सिंचाई पर लगाया जाता था। किस पर? सिंचाई पर लगाया जाता था सर्व कर। निम्नलिखित में से कौन सिंचाई कर लगाने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान था? तो सिंचाई कर लगाने वाला सुल्तान जो था ये फिरोज शाह तुगलक था। फिरोज शाह तुगलक ने सिंचाई कर लगाया था। सल्तनत काल के किस सुल्तान ने सर्वप्रथम सिंचाई कर लेना प्रारंभ किया था? तो सिंचाई कर लेना किसने प्रारंभ किया था? तो ये फिरोज तुगलक था। फिरोज शाह तुगलक ने सिंचाई कर लेना प्रारंभ किया था। हक ए सर्ब अथवा सिंचाई कर लगाने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था? हक ए सर्ब या फिर सिंचाई कर लगाने वाला प्रथम सुल्तान दिल्ली का कौन था? तो ये फिरोज तुगलक था। वह सुल्तान जिसने प्रथम बार हिंदू धर्म ग्रंथों का फारसी भाषा में अनुवाद कराने का कार्य प्रारंभ किया, तो वो सुल्तान कौन था? तो ये सुल्तान फिरोज शाह तुगलक था। कौन था? फिरोज शाह तुगलक था। दिल्ली के किस सुल्तान ने इस उद्देश्य से एक अनुवाद विभाग की स्थापना की थी कि उससे दोनों संप्रदायों के लोगों में एक दूसरे से विचारों की समझ बेहतर हो सके? दिल्ली के किस सुल्तान ने इस उद्देश्य से एक अनुवाद विभाग की स्थापना की कि उससे दोनों संप्रदाय के लोगों में एक दूसरे के विचारों को समझ बेहतर हो सके? तो ये कौन थे? फिरोज तुगलक। जौनपुर शहर की स्थापना किसने की? तो ये किसने की? फिरोज शाह तुगलक ने की। जौनपुर शहर की स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने। जौनपुर की स्थापना किसने की? तो सेम वही चीज है, जौनपुर की स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने की। दिल्ली के किस सुल्तान ने ब्राह्मणों पर जजिया कर आरोपित किया? जजिया कर आरोपित करने वाला कौन सा सुल्तान था? तो ये फिरोज तुगलक था। दिल्ली के किस सुल्तान ने ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाया? ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाने वाला कौन था? तो ये फिरोज तुगलक था। टोपरा तथा मेरठ से 2 स्तंभ दिल्ली कौन लाया था? टोपरा तथा मेरठ से 2 स्तंभ दिल्ली कौन लाया था? तो ये भी फिरोज शाही था। कौन था? फिरोज शाह तुगलक था। दिल्ली का कौन सा सुल्तान अशोक स्तंभ को दिल्ली लाया था? अशोक स्तंभ को दिल्ली लाने वाला सुल्तान कौन है? तो ये फिरोज शाह तुगलक है। इनमें से कौन सा सुल्तान अशोक स्तंभ को दिल्ली लाया था? अशोक स्तंभ को दिल्ली इनमें से कौन लेकर के आया था? तो ये फिरोज तुगलक लेकर आया था। निम्न सुल्तानों में से किसे खलीफा से सैयद उस सलातीन की पदवी प्राप्त हुई थी? सैयद उस सलातीन की पदवी किसे प्राप्त हुई थी? तो ये फिरोज शाह तुगलक। निम्नलिखित सुल्तानों में से किसने अशोक के विशाल पत्थर स्तंभ को सोने का स्तंभ कहा है? अशोक के विशाल पत्थर स्तंभ को सोने का स्तंभ किसने कहा है? तो ये फिरोज शाह तुगलक ने अशोक के विशाल पत्थर स्तंभ को सोने का स्तंभ कहा है। निम्नलिखित सुल्तानों में किसने शिक्षा में व्यावसायिक पाठ्यक्रम लागू किया? शिक्षा में व्यावसायिक पाठ्यक्रम किसने लागू किया? तो ये फिरोज शाह तुगलक था। कौन था? फिरोज शाह तुगलक था जिसने शिक्षा में व्यावसायिक पाठ्यक्रम लागू किया। बेरोजगारों के सहायतार्थ दिल्ली के निम्नलिखित सुल्तानों में से किसने रोजगार कार्यालय की स्थापना की थी? रोजगार कार्यालय की स्थापना किसने की थी? तो फिरोज शाह तुगलक ने रोजगार कार्यालय की स्थापना की थी। निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने बेरोजगारों को रोजगार दिलवाया? तो बेरोजगारों को रोजगार दिलवाने वाला फिरोज तुगलक था। कौन था? फिरोज तुगलक था जिसने कि बेरोजगारों को रोजगार दिलवाया और एक रोजगार कार्यालय की भी स्थापना करवाई थी। सर्वप्रथम लोक निर्माण विभाग की स्थापना की थी। लोक निर्माण विभाग की स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने की थी। दिल्ली सल्तनत के तुगलक राजवंश का अंतिम शासक यानी कि लास्ट रूलर ऑफ द तुगलक डायनेस्टी निम्नलिखित में से कौन था? तुगलक वंश का अंतिम शासक कौन था? तो ये हम लोग देखेंगे नासिरुद्दीन महमूद था। कौन था? नासिरुद्दीन महमूद था जो कि तुगलक वंश का अंतिम शासक था। तैमूर ने किसके काल में भारत पर आक्रमण किया और दिल्ली को लूटा? तैमूर ने किसके काल में भारत पर आक्रमण किया और दिल्ली को लूटा? किसके काल में? तो ये नासिरुद्दीन महमूद के काल में। नासिरुद्दीन महमूद के काल में। तैमूर लंग ने किस वर्ष भारत पर आक्रमण किया? तो तैमूर लंग ने
1398 ईस्वी में भारत पर आक्रमण किया था। सल्तनत काल में फवाजील का अर्थ था। फवाजील का क्या अर्थ था सल्तनत काल में? तो ये था इक्तेदारों द्वारा सरकारी खजाने में जमा की जाने वाली अतिरिक्त राशि। इक्तेदारों द्वारा सरकारी खजाने में जमा की जाने वाली अतिरिक्त राशि जो था यही फवाजील का अर्थ था। निम्नलिखित में से किस सल्तनत के शासक ने प्रशासन में स्वयं घूसखोरी को प्रोत्साहित किया था? सल्तनत का वो कौन सा शासक था जिसने कि खुद ही घूसखोरी को प्रोत्साहित किया था? तो ये कौन था? फिरोज तुगलक था। फिरोज तुगलक। वह कौन शासक था जिसने एक सैनिक निरीक्षण लिपिक को घूस देने के लिए सोने का एक सिक्का दिया था? तो ये कौन था? घूस कौन देगा? तो फिरोज तुगलक। निम्नलिखित में से किसकी रचना का श्रेय स्वयं सुल्तान फिरोज शाह तुगलक को दिया जाता है? किसकी रचना का श्रेय स्वयं सुल्तान फिरोज शाह तुगलक को दिया जाता है? तो फुतुहात ए फिरोज शाही की रचना जो है ये स्वयं फिरोज शाह तुगलक ने किया है। इनमें से कौन सी किताब स्वयं सुल्तान फिरोज शाह तुगलक द्वारा स्वयं लिखी गई है? तो ये कौन सा हो जाएगा कि फुतुहात ए फिरोज शाही। सुल्तान फिरोज तुगलक के खुतबे में सभी पूर्ववर्ती सुल्तानों के नाम सम्मिलित थे। निम्नलिखित नामों में से कौन सा एकमात्र अपवाद था? यानी सुल्तान फिरोज शाह का जो खुतबा था उसमें सभी सल्तनत के सुल्तानों के नाम लिखे हुए थे लेकिन एक को छोड़ करके, और वो अपवाद में कौन था? तो ये कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक को छोड़ के इसके बाद आने वाले सभी सुल्तानों के नाम उसमें लिखे हुए थे। फिरोज शाह तुगलक ने उपज का 1/10 भू राजस्व के रूप में वसूल किया। 1/10 भू राजस्व के रूप में वसूल किया फिरोज शाह तुगलक ने। किससे? तो उसरी भूमि से। उसरी भूमि से। शशगनी चांदी का एक छोटा सिक्का था जो बराबर था किसके? 6 जीतल के। किसके बराबर था? 6 जीतल के बराबर था शशगनी चांदी का एक सिक्का। निम्नलिखित में से किस राजवंश के सुल्तानों ने सामान्यतः खलीफा के नायाब के रूप में अपना नाम सिक्कों पर अंकित करवाया? खलीफा के नायाब के रूप में अपना नाम सिक्कों पर अंकित किसने करवाया था? तो ये क्या हो जाएगा? तुगलक। तुगलक वंश ने। देखेंगे यहाँ पर अब हम लोग कि दिल्ली के किस सुल्तान ने सर्वप्रथम मुस्लिम स्त्रियों को दिल्ली से के बाहर स्थित मज़ारों पर जाने पर प्रतिबंध लगा दिया था? दिल्ली के किस सुल्तान ने सर्वप्रथम मुस्लिम स्त्रियों को दिल्ली के बाहर स्थित मज़ारों पर जाने पर प्रतिबंध लगाया था? वो सुल्तान कौन था? तो ये था फिरोज तुगलक। कौन था ये सुल्तान? फिरोज तुगलक था। इतिहासकार जियाउद्दीन बर्नी के अनुसार दिल्ली का आदर्श सुल्तान था। तो दिल्ली का आदर्श सुल्तान कौन था? तो ये फिरोज शाह तुगलक था। जियाउद्दीन बर्नी के अनुसार दिल्ली का आदर्श सुल्तान फिरोज शाह तुगलक था। निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है? निम्नलिखित में कौन सा कथन है जो कि सही नहीं है? किस वंश के सुल्तानों ने सबसे अधिक समय तक देश में राज्य किया था? तो ये तुगलक वंश के सुल्तानों ने सबसे अधिक समय तक देश में राज्य किया था। फिरोज तुगलक ने क्या किया था? तो ये जागीर प्रथा को पुनः स्थापित किया। फिरोज तुगलक ने जागीर प्रथा को पुनः स्थापित किया। निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने फलों की गुणवत्ता सुधारने के लिए उपाय किए? तो फलों की गुणवत्ता को सुधारने के लिए उपाय फिरोज शाह तुगलक के द्वारा किया गया था। निम्न में से कौन सा कर है जो कि शरिया द्वारा स्वीकृत नहीं था? कौन सा कर है जो कि शरिया के द्वारा स्वीकृत नहीं था? तो ये विवाह कर है। विवाह कर जो है ये शरिया के द्वारा स्वीकृत नहीं था। खिज्र खां द्वारा स्थापित राजवंश को सैयद राजवंश के नाम से जाना जाता है क्योंकि खिज्र खां द्वारा स्थापित जो राजवंश है उसको सैयद राजवंश के नाम से जाना जाता है क्योंकि खिज्र खां पैगंबर मोहम्मद का वंशधर था। खिज्र खां क्या था? पैगंबर मोहम्मद का वंशधर था। तैमूर के आक्रमण के बाद भारत में किस वंश का राज स्थापित हुआ? तो तैमूर के आक्रमण के बाद अगर हम लोग देखेंगे तो भारत में सैयद वंश का राज जैसे प्रारंभ होता है, सैयद वंश का। निम्न में से किसने गुलरुखी उपनाम से अपनी कविताओं की रचना की? गुलरुखी के उपनाम से अपनी कविताओं की रचना कौन करता था? तो ये सिकंदर लोदी करता था। दिल्ली के सुल्तानों में से किस सुल्तान ने गुलरुखी के नाम से
अनेक कविताएं लिखी है, तो ये कौन था? सिकंदर लोदी। निम्नलिखित मध्यकालीन शासकों में से किसने गुलरुखी के उपनाम से कविताएं लिखी थी? तो गुलरुखी के उपनाम से कविताएं लिखने वाला कौन था? तो ये कौन था? सिकंदर लोदी था। कौन था? सिकंदर लोदी। आगरा शहर की स्थापना की थी। अब बताना है कि आगरा शहर की स्थापना किसने की थी? तो आगरा शहर की स्थापना भी सिकंदर लोदी ने ही की थी। यहाँ भी क्या होगा? सिकंदर लोदी। इनमें से किस सुल्तान ने सल्तनत की राजधानी दिल्ली से आगरा स्थानांतरित की थी? अब दिल्ली से आगरा राजधानी को कौन लाएगा? जो आगरा शहर को स्थापित करेगा वही अपनी राजधानी आगरा लेकर के आएगा। तो ये क्या हो जाएगा? सिकंदर लोदी। निम्नलिखित में से किसने आगरा की स्थापना की? तो आगरा की स्थापना करने वाला कौन है? सिकंदर लोदी है। निम्नलिखित में से किस राज्य को दिल्ली के सुल्तान बहलोल लोदी ने 1484 ईस्वी में अधिग्रहित कर लिया था? 1484 ईस्वी में अधिग्रहित कर लिया था बहलोल लोदी ने। तो ये कौन सा था? तो ये जौनपुर। क्या होगा? जौनपुर। बहलोल लोदी की महत्वपूर्ण उपलब्धि यह थी कि उसने निम्नलिखित में से एक राज्य के विरुद्ध सफलतापूर्वक युद्ध किए। बहलोल लोदी की महत्वपूर्ण उपलब्धि यह थी कि उसने निम्नलिखित में से एक राज्य के विरुद्ध सफलतापूर्वक युद्ध किया था। तो वह राज्य कौन सा था? जौनपुर। निम्नलिखित सुल्तानों में से किसकी मुद्रा अकबर के समय तक विनिमय का माध्यम रही? अकबर के समय तक विनिमय का माध्यम रही किसकी मुद्राएं थी ये? तो ये थी बहलोल लोदी की मुद्राएं। किसकी थी? बहलोल लोदी की मुद्राएं थी। निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने पहले हजरते आला की उपाधि अपनाई और बाद में सुल्तान की? पहले हजरते आला की उपाधि, उसके बाद सुल्तान की उपाधि किसने अपनाई? तो ये कौन था? बहलोल लोदी था। किस मध्यकालीन शासक ने उद्घोषित किया था कि राजत्व ही बंधुत्व है तथा बंधुत्व ही राजत्व है? राजत्व ही बंधुत्व है और बंधुत्व ही राजत्व है। ये किसने कहा था? तो ये बहलोल लोदी ने कहा था। जिसके शासन में गुरु नानक देव ने सिख धर्म की स्थापना की थी वह कौन था? सिख धर्म की स्थापना गुरु नानक देव ने किसके शासनकाल में की थी? तो सिकंदर लोदी के शासनकाल में गुरु नानक देव ने सिख धर्म की स्थापना की थी। निम्नलिखित में से क्या सिकंदर लोदी से संबंधित नहीं है? बताना है हमें कि सिकंदर लोदी से क्या संबंधित नहीं है। तो बहलोल लोदी के राजत्व सिद्धांत का अनुसरण करना, ये चीज सिकंदर लोदी ने नहीं किया था। इसके अलावा अगर हम लोग देखें तो भू राजस्व निर्धारण है, तो भूमि नापना किया था, एक अनुवाद विभाग की स्थापना भी की थी और अन्य पर से कर भी समाप्त कर दिया था। लेकिन बहलोल लोदी के राजत्व सिद्धांत का अनुसरण सिकंदर लोदी ने नहीं किया था। उस सुल्तान का नाम बताइए जिसने खाद्यान्न पर से जकात हटा लिया था। खाद्यान्न पर से जकात हटाने वाला या फिर कर हटाने वाला कौन था? तो ये सिकंदर लोदी था। निम्नलिखित सुल्तानों में से कौन अन्न के ऊपर कर समाप्त करने के लिए जाना जाता है? अन्न के ऊपर कर समाप्त करने के लिए कौन सुल्तान जाना जाता है? तो ये सिकंदर लोदी है। निम्नलिखित में से किसने अरब, फारस एवं मध्य एशिया के विद्वानों को आमंत्रित किया था? अरब, फारस एवं मध्य एशिया के विद्वानों को किसने आमंत्रित किया था? तो सिकंदर लोदी ने आमंत्रित किया था। दिल्ली की राजगद्दी पर अफगान शासकों के शासन का निम्नलिखित में से कौन सा एक सही कालानुक्रम है? कौन सा सही कालानुक्रम है? तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे बहलोल खान लोदी, सिकंदर शाह और इब्राहिम लोदी, यही इसका सही कालानुक्रम है। निम्नलिखित सल्तनत शासकों में कौन अफगान मूल के थे? अफगान मूल के कौन थे? तो लोदी जो थे ये अफगान मूल के थे। गोल गुंबज किसका उदाहरण है? गोल गुंबज जो है ये किसका उदाहरण है? तो ये आदिल शाही स्थापत्य कला का उदाहरण है। गोल गुंबज आदिल शाही स्थापत्य कला का उदाहरण है। निम्नलिखित युग्मों में कौन सही सुमेलित है? तो इसमें सुमेलित कौन है? तो अमीर खुसरो तुगलकनामा जो है ये सुमेलित है। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? तो सही सुमेलित कौन सा नहीं है यहाँ पर पूछ रहा है। तो ये पहले हम लोग सही देख लेते हैं। तो चंद्रशेखर हमीरहट ये सही है। राज वर्मा रावण विजयम ये भी सही है। और चन्निहाय सूरी बाल व्याकरण ये भी सही है। लेकिन यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि गोपाल कृष्ण पटनायक कथा मंजरी ये क्या है? गलत है। निम्नलिखित में यानी निम्न में कौन सा युग में सुमेलित नहीं है?
कौन सा इसमें से सुमेलित नहीं है? तो पहले सुमेलित कौन सा है इसको देख ले। बदायूनी मुंतखाब उल तवारीख, ये सुमेलित है। अलबिरूनी किताब उल हिंद, ये भी सुमेलित है। जयानक पृथ्वीराज विजय, ये भी सुमेलित है। लेकिन हम लोग देखेंगे अमीर खुसरो फवायद उल फुआत, ये जो है सुमेलित नहीं है। निम्नलिखित में से किसने दिल्ली के 8 सुल्तानों का शासन देखा था? तो 8 सुल्तानों का शासन किसने देखा था? तो अमीर खुसरो ने देखा था। निम्नलिखित में से किस पुस्तक में आदर्श मुसलमान शासक के गुणों का उल्लेख किया गया है? आदर्श सुल्तान, आदर्श, अगर हम लोग कहेंगे यहाँ पर तो आदर्श मुसलमान शासकों के गुणों का उल्लेख इसमें किया गया है, तो वो कौन सा किताब है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? फतवा-ए जहांदारी। क्या होगा? फतवा-ए जहांदारी। यानी कि आदर्श मुसलमान शासकों के गुणों का उल्लेख जिस पुस्तक में किया गया है उसे फतवा-ए जहांदारी कहा गया। निम्नलिखित कृतियाँ जियाउद्दीन बर्नी के द्वारा लिखी गई थी। निम्नलिखित कृतियाँ जो है ये जियाउद्दीन बर्नी के द्वारा लिखी। तो जियाउद्दीन बर्नी के द्वारा लिखित कौन है? तो तारीख-ए-फिरोजशाही और फतवा-ए जहांदारी। तारीख-ए-फिरोजशाही और फतवा-ए जहांदारी। पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम सुल्तान था। तो पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम सुल्तान कौन था? तो ये था प्रथम सुल्तान नहीं, प्रथम मुसलमान कौन था? पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान कौन था? तो ये था अलबिरूनी। अलबिरूनी प्रथम मुसलमान था जिसने पुराणों का अध्ययन किया। पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान, तो देखेंगे हम लोग क्या? अलबिरूनी। वह मुस्लिम लेखक कौन था जिसने भगवत गीता, पुराण, वराहमिहिर, ब्रह्मगुप्त का अध्ययन करने के बाद तुलनात्मक धर्म में रुचि दिखाई? तुलनात्मक धर्म में रुचि दिखाई, तो ये अलबिरूनी था। निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम मुस्लिम जगत में भगवत गीता के अध्ययन का परिचय कराया? तो भगवत गीता के अध्ययन का परिचय मुस्लिम जगत में किसने कराया? तो ये अलबिरूनी ने करवाया। अलबिरूनी ने क्या किया? अलबिरूनी ने क्या किया? तो इसने भारत और भारतवासियों का वर्णन किया। क्या किया? भारत और भारतवासियों का वर्णन किया। अलबिरूनी द्वारा लिखित भारत का वृतांत है। अलबिरूनी द्वारा लिखित भारत का वृतांत जो है ये है किताबुल हिंद। क्या है? किताबुल हिंद है। अलबिरूनी किसके दरबार से संबंध था? तो ये किसके दरबार से? तो मोहम्मद गजनवी के। अलबिरूनी मोहम्मद गजनवी के दरबार से संबंध था। अमीर खुसरो किसका दरबारी कवि था? अमीर खुसरो जो था ये किसका दरबारी कवि था? तो अमीर खुसरो की अगर हम लोग बात करें तो ये अलाउद्दीन खिलजी का दरबारी कवि था। अमीर खुसरो अलाउद्दीन खिलजी का दरबारी कवि था। तूतीय हिंद अमीर खुसरो का जन्म हुआ था। तूतीय हिंद अमीर खुसरो का जन्म जो है ये कहाँ पर हुआ था? तो पटियाली में हुआ था। कहाँ? पटियाली में। अमीर खुसरो ने अपनी प्रसिद्ध मसनवी आशिका किसके शासनकाल में लिखी थी? प्रसिद्ध मसनवी आशिका किसके शासनकाल में लिखी थी? तो ये लिखी थी इसने खिज़्र खां के शासनकाल में। अमीर खुसरो ने किसके आदेश पर अपनी प्रसिद्ध मसनवी आशिका लिखी थी? किसके आदेश पर लिखी थी आशिका? तो खिज़्र खां के आदेश पर लिखी थी। निम्नलिखित में से किसकी रचना अमीर खुसरो ने नहीं की थी? अमीर खुसरो ने किसकी रचना इसमें से नहीं की थी? तो ये ताजुल मासीर की रचना अमीर खुसरो ने नहीं की थी। इसके अलावा हम लोग देखें तो खजायन उल फुतूह, तारीख ए अलाई और तुगलकनामा की रचना जो है ये अमीर खुसरो ने की थी, लेकिन ताजुर मासीर की रचना अमीर खुसरो ने नहीं की थी। इन इतिहासकारों में से किसने ताजुल मासीर की रचना की थी? ताजुल मासीर की रचना जो है ये किसने की थी? तो ये हसन निजामी ने की थी। निम्नलिखित में से कौन सा इतिहासकार मंगोलों द्वारा बंदी बनाया गया? तो मंगोलों द्वारा बंदी बनाए जाने वाला इतिहासकार था अमीर खुसरो। प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो निम्नांकित में से किस बादशाह के दरबार से संबंध था? तो ये किस बादशाह के दरबार से संबंध रखता था? तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कुतुबुद्दीन ऐबक के। अमीर खुसरो किसका समकालीन था? किसका समकालीन था? तो ये था अलाउद्दीन खिलजी के समकालीन था। अमीर खुसरो निम्नलिखित में से किसके शासनकाल से संबंधित था? तो ये था अलाउद्दीन खिलजी के।
प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो दरबार में रहे, किसके दरबार में रहे थे अमीर खुसरो? तो ये रहे थे अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में। इनमें से कौन सी रचना अमीर खुसरो ने नहीं की थी? इनमें से किसकी रचना अमीर खुसरो ने नहीं की थी? अमीर खुसरो ने किसकी रचना नहीं की थी? तो तहकीक हिंद की रचना अमीर खुसरो ने नहीं की थी। निम्न में से किसने आशिका नूर सिपहर किरान उस उस्सादैन एवं खजाइल उल फुतूह की रचना की? में से किसने आशिका नूर सिपहर किरान उस्सादैन एवं खजाइन उल फुतूह की रचना किसने की थी? तो ये सभी रचनाएं अमीर खुसरो ने की थी। अमीर खुसरो निम्नलिखित में से किन पुस्तकों का रचयिता था? तो ये आशिका, किरान उल सदाइन और खजाइनुल फुतूह की रचना जो है ये अमीर खुसरो ने की थी। फारसी कविता का भारतीकरण करने वाला प्रथम कवि था। फारसी कविता का भारतीकरण करने वाला प्रथम कवि जो था ये था अमीर खुसरो। निम्नलिखित फारसी कवियों में से किसने अपनी कविता में भारतीय पर्यावरण का चित्रण किया है? तो भारतीय पर्यावरण का चित्रण अमीर खुसरो ने किया है। इसमें से किसने स्वयं को हिंदुस्तान का तोता कहा है? तो हिंदुस्तान का तोता किसने कहा, किसे कहा गया है, किसने खुद को कहा है यानी स्वयं को कहा है? तो अमीर खुसरो ने। अमीर खुसरो एक डैश थे। अमीर खुसरो क्या था? कवि, इतिहासकार, संगीतज्ञ या फिर ये तीनों? तो अमीर खुसरो ये तीनों थे। क्या थे ये तीनों? वो कवि भी थे, इतिहासकार भी थे और संगीतज्ञ भी थे। अमीर खुसरो ने किसके विकास में अग्रगामी की भूमिका निभाई? अमीर खुसरो ने किसके विकास में अग्रगामी की भूमिका निभाई? तो ये किसमें? खड़ी बोली में। किसमें? खड़ी बोली में। तबकात ए नासिरी के लेखक कौन है? तो इसके लेखक मिन्हास उस सिराज है। तबकात ए नासिरी के लेखक मिन्हास उस सिराज है। मोहम्मद गोरी की भारत विजय तथा नव स्थापित तुर्की सल्तनत के इतिहास का प्रत्यक्ष विवरण किस ग्रंथ से मिलता है? तो ये किससे मिलता है? ये मिलता है चचनामा से। किससे मिलता है? चचनामा से मिलता है। यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि मोहम्मद गोरी की भारत विजय तथा नव स्थापित तुर्की सल्तनत के इतिहास का प्रत्यक्ष विवरण जो है ये किस ग्रंथ से मिलता है? तो ये हमें मिलता है तबकात ए नासिरी से। किससे मिलता है? तबकात ए नासिरी से मिलता है। मिन्हास उस सिराज किन शासकों का समकालीन था? किसका समकालीन था? तो ये दास वंशीय शासकों का समकालीन था। दिल्ली का वह सुल्तान जिसने अपने स्मरण लिखे थे, तो अपना स्मरण लिखने वाला दिल्ली का सुल्तान फिरोज तुगलक था। फुतुहात ए फिरोज शाही किसने लिखा? तो फुतुहात ए फिरोज शाही फिरोज शाह तुगलक के द्वारा लिखा गया है। किसने सल्तनत काल में डाक व्यवस्था का विस्तृत विवरण दिया है? तो ये है इब्न बतूता। इब्न बतूता ने सल्तनत काल में डाक व्यवस्था का विस्तृत विवरण दिया है। रेहला के लेखक कौन है? रेहला के लेखक कौन है? तो ये है इब्न बतूता। किताबुल रेहला का लेखक कौन है? तो ये है इब्न बतूता। मार्को पोलो जिसने 13वीं शताब्दी के अंतिम दशक में भारत की यात्रा की, उसकी राष्ट्रीयता क्या थी? तो इसकी राष्ट्रीयता इटालियन थी। क्या थी? इटालियन। निम्नलिखित में से किस स्रोत से हमें सिंध का विस्तृत वृत्तांत प्राप्त होता है? सिंध का विस्तृत वृत्तांत हमें किस स्रोत से प्राप्त होता है? तो ये है चचनामा। क्या है? चचनामा। संस्कृत दूतों से संग्रहित तिब्ब ए सिकंदरी का विषय था। संस्कृत दूतों से संग्रहित तिब्ब ए सिकंदरी का विषय था। तो तिब्ब ए सिकंदरी का विषय क्या था? आयुर्विज्ञान। क्या था? आयुर्विज्ञान। पृथ्वीराज विजय के लेखक कौन थे? तो पृथ्वीराज विजय के लेखक जयानक भट्ट थे। कौन थे? जयानक भट्ट थे। महाभारत का तेलुगु संस्करण किसने लिखा? महाभारत का तेलुगु संस्करण किसने लिखा? तो अनन्य ने लिखा। किसने? अनन्य। निम्नलिखित में से किसे संगीत राज का लेखक माना जाता है? संगीत राज का लेखक जो है ये किसे माना जाता है? निम्नलिखित में से संगीत राज का लेखक किसे माना जाता है? तो संगीत राज का जो लेखक है ये राणा कुंभा को माना जाता है। किसे? राणा कुंभा को। शाहनामा का लेखक कौन है? तो शाहनामा का जो लेखक है
ये कौन है? फिरदौसी। शाहनामा का लेखक फिरदौसी है। वाराणसी में रहकर 10 वर्षों तक संस्कृत एवं खगोल विद्या का अध्ययन करने वाला अरब कौन था? तो ये कौन था? ये अलमशेर था। कौन था? अलमशेर। 12 मासा की रचना किसने की थी? 12 मासा की रचना जो है ये किसने की थी? तो मलिक मोहम्मद जायसी ने 12 मासा की रचना की थी। निम्न भाषाओं में से किस भाषा को दिल्ली के सुल्तानों ने संरक्षण प्रदान किया था? तो ये भाषा कौन सी है? तो ये है फारसी भाषा। निम्नलिखित में से किस सूफी संत ने चिंतामणि भट्ट की सुख सप्तती का तूतीनामा नामक फारसी कृत्य में अनुवाद किया? चिंतामणि भट्ट की सुक्त सप्तती का तूतीनामा नामक फारसी कृत में अनुवाद किसने किया? तो ये ख्वाजा जियाउद्दीन नक्शवी ने। किसने? ख्वाजा जियाउद्दीन नक्शवी ने। तूतीनामा किस संस्कृत ग्रंथ का फारसी अनुवाद है? तो ये है सुख सप्तती का। सुख सप्तती का फारसी अनुवाद है तूतीनामा। निम्नलिखित में से किस संस्कृत ग्रंथ में पालों के इतिहास का वर्णन है? पालों के इतिहास का वर्णन किस संस्कृत ग्रंथ में है? तो यह है रामचरित। क्या है? रामचरित में। निम्नांकित में से किसने रामायण का बांग्ला रूपांतरण प्रस्तुत किया? रामायण का बांग्ला रूपांतरण जो है वो किसने प्रस्तुत किया? तो ये कृतिवास ने। किसने प्रस्तुत किया? कृतिवास ने। निम्नलिखित हिंदी रचनाओं में से कौन सी पहले लिखी गई थी? कौन सी पहले लिखी गई? तो मृगावती जो है ये पहले लिखी गई। रामचरितमानस नामक ग्रंथ के रचयिता थे? तो इस ग्रंथ के रचयिता तुलसीदास थे। रामचरितमानस नामक ग्रंथ के रचयिता तुलसीदास थे। चैतन्य चरितामृत के लेखक थे? चैतन्य चरितामृत के लेखक कौन थे? तो कृष्णदास कविराज थे। कौन थे? कृष्णदास कविराज। मध्यकालीन हिंदी साहित्य के किस मुसलमान कवि ने अनिवार्यतः हिंदू पौराणिक नायकों पर काव्य रचना की? तो ये कौन थे? तो ये थे रस खान। काव्याभिव्यक्ति के रूप में उर्दू का प्रयोग करने वाला पहला लेखक था? उर्दू का प्रयोग करने वाला जो पहला लेखक था तो वो कौन सा था? तो ये था अमीर खुसरो। कौन था? अमीर खुसरो था। तो इस प्रकार से हम लोगों ने मध्यकालीन भारत से संबंधित कुछ प्रश्नों को यहाँ पर देखा। इसी तरह से और भी वीडियोज के लिए चैनल के साथ में बने रहें। वीडियो अगर अच्छा लगे तो इसे लाइक और शेयर कीजिए। कमेंट करके बताइए कि वीडियो आपको कैसा लगा। और अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।